अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल का टाइटल और उसका एब्स्ट्रैक्ट। अब इस लेक्चर के अंदर हम टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जितने भी हमारा जो टेम्पलेट है प्रपोजल का, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं हम उन सबको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखो तो हमारा जो प्रपोजल हमें दिया गया है उसमें जो वेरी फर्स्ट पेज पे ही हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट का टाइटल आ रहा है हमारे पास। एक तो वेरी फर्स्ट पेज पे हमारे पास टाइटल आ रहा है प्रोजेक्ट का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वहां पे भी हमने क्या लिखना है, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल, और फिर साथ में हमने क्या लिखना है, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो इसलिए फिर इस लेक्चर के अंदर हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग आगे जो चीजें हैं वो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब प्रपोजल को एक दफा ये लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लेने के बाद मैं आपको एक दफ़ा बताऊँगा भी कि गूगल डॉक्स के ऊपर और एमएस वर्ड के ऊपर आप प्रपोज़ल बनाओगे कैसे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एफवाईपी से पहले ना कभी गूगल डॉक्स को यूज़ किया, ना कभी एमएस वर्ड को यूज़ किया। हमारे भी फेलो थे जिन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया था और फॉर्मेटिंग फिर वो बहुत गंदी बनाते हैं। जिसकी वजह से उनका अगर प्रोजेक्ट अच्छा भी है फिर भी उनकी फॉर्मेटिंग ठीक ना होने की वजह से उनका प्रोजेक्ट जो है वो ज़ाया जाता है। एग्जामिनर आता है वो बस उनकी फॉर्मेटिंग देखता है और वो फॉर्मेटिंग फारिग होने की वजह से उनको वो फारिग करके चला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो क्या होता है। फिर उसके बाद उसका टाइटल हम कैसे बनाएंगे, टाइटल के बाद फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, और फिर उसकी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब किसी भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो डॉक्यूमेंट है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है आपके प्रोजेक्ट का आइडिया, क्या आप बना क्या रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके अलावा वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं होगा कि कौन सा मसला सॉल्व कर रहा है। अब एक तो मसला होता है ना कि कोई मतलब गड़बड़ होगी या कोई परेशानी वाली बात, वो वाली प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद वो भी हो सकती है, यहाँ पे कोई नीड भी हो सकती है। एक मतलब प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो एक नीड है। हो सकता है कोई एक नीड को वो फुलफिल कर रहा होगा। और फिर उसके अलावा ये कि कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो है ना हम वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। टीम स्ट्रक्चर क्या है, टीम का साइज क्या है, कौन कौन से रोल्स असाइन किए गए हैं उनको, ये सारी चीजें होंगी। और उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसके लिए कंप्लीट रोड मैप जो है ना वो बनाया जाएगा एक प्रपोजल के अंदर। और हमारे ये एफवाईपी की जितनी भी जर्नी है ना उसका ये सबसे फर्स्ट माइलस्टोन होगा जो आप अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना के अपने एचओडी को या फिर अपने सुपरवाइजर को देते हो, और फिर वो अप्रूव करता है कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें लिखनी पड़ेगी वो है हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल। हो सकता है आपने कोई एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, अब उसका टाइटल क्या लिखें। अब उसके टाइटल के लिए जो है ना एक क्राइटेरिया है। अब ये जो जितने भी मैं ये नोट्स वगैरह बना रहा हूँ ना, ये सारा कोई चैट जीपीटी जनरेटेड नहीं है। ये यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है या फिर उनके जो अपने टेम्पलेट्स हैं उनमें से ही चीज़ों को निकाल के, उसके अलावा कुछ बुक से और कुछ प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन से दे के मैंने ये कुछ चीज़ें जो है वो ड्राइव की और ड्राइव करके फिर ये नोट्स बनाए। तो आप इनको अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने क्यों लिखी हैं, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया और क्या-क्या चीज़ें उनमें इंक्लूड की हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो एग्जामिनर आपसे कोई भी चीज़ पूछेगा ना कि आपने क्यों की है, तो आप उसको वो जवाब दे सकोगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल होगा उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्लैरिटी से मुराद क्या है कि उसमें से हमने जार्गन और जो वेग फ्रेजेस है ना वो हमने एक्सक्लूड करने हैं। यानी वो जो भी हमारे प्रोजेक्ट का आइडिया ना वो उससे क्लियर होना चाहिए। अब इससे क्या मुराद है, हो सकता है ना सपोज करें हम अपने प्रोजेक्ट का टाइटल रख देते हैं प्रोजेक्ट एक्स। अब इस तरह के आपने नाम अमूमन सुने होंगे। अमूमन ये जो कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, एजेंसीज वगैरह करती हैं, तो उनके नाम ऐसे होते हैं, प्रोजेक्ट एक्स है या फिर और इस तरह का कोई भी नाम होगा। तो उससे हमारा प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली है क्या, हमें वो वाज़ेह नहीं होता, क्लैरिटी नहीं मिलती उससे। तो प्रोजेक्ट का जो टाइटल है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसमें स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो जेनेरिक नहीं होना चाहिए। मसलन अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ एंड्रॉयड की, और मैं सिर्फ जो है ना उसका टाइटल लिख देता हूँ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ना ये एक बहुत जनरल जो है ना ये एक नाम है या एक टाइटल है। तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो मुझे साथ में जो उसकी टारगेट डोमेन है, कौन से प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे साथ में वो भी बताना पड़ेगा। अभी आगे हम एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें ये स्पेसिफिसिटी जो है ना आपको क्लियर हो जाएगी कि इससे क्या मुराद है। फिर उसके बाद है फिजिबिलिटी।
अब प्रोजेक्ट का जो टाइटल है ना वो ये चीज रिफ्लेक्ट करे कि वो प्रोजेक्ट रियलिस्टिक है और अचीवेबल भी है। अब हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट का टाइटल रख दूं फेसबुक क्लोनिंग। अब फेसबुक को क्लोन करने के लिए सिर्फ अगर तो यूआई क्लोन करना हो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली हो जाता है, एक दिन में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली जैसे उसकी बैकएंड सर्विसेज काम करती हैं, जितनी भी उसकी सर्विस है वो सारी की सारी अगर आपने जो है ना वो क्लोन करनी है ना, तो 1 साल के अंदर का तो वो काम है ही नहीं। वो कई सालों का जो है ना वो काम है, 5-6 साल आपको इजीली लग जाएंगे। या फिर हो सकता है ना, सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि जी मैं GTA 6 जो है ना उसका कोई एक जो है ना वो मोड या फिर उसका कोई एक वेरिएंट जो है वो मैं लॉन्च करूंगा। तो GTA 6 को इटसेल्फ को बनते हुए कई साल लग रहे हैं, तो आप 1 साल में उसको कैसे करोगे? तो ऐसा प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए जो रियलिस्टिक भी हो, जो आप कर सकते हो और अचीवेबल भी हो विद इन 1 ईयर। फिर उसके बाद है रेलिवेंस। अब रेलिवेंस में ये है कि एक तो ये कि आपके डिग्री प्रोग्राम से जो है ना वो रिलेट करना चाहिए। अब सपोज करें ना कि अगर BS AI का एक स्टूडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिग्री वो कर रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो वो उसके डिग्री से रेलिवेंस प्रोजेक्ट तो ना हुआ ना। फिर उसके अलावा जो करंट ट्रेंड्स हैं और जो रियल वर्ल्ड नीड्स हैं वो भी वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो प्रोजेक्ट एक रेलिवेंट नहीं होगा। अब जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल हमने लिखना है ना उसका एक टेम्पलेट है, उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी या मेथड, एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज है फंक्शनैलिटी, और तीसरी चीज है टारगेट यूजर या डोमेन। अब ये इन 3 चीजों से क्या मुराद है वो एक यहाँ पे ये एग्जांपल से हमें जो है ना वो वाजे हो जाएगा। और ऊपर ये जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ क्राइटेरिया देखा है, तो ये क्राइटेरिया भी जो है ना वो एग्जांपल से आपको वाजे हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन लर्निंग बेस्ड। अब मशीन लर्निंग बेस्ड से क्या मुराद है, ये टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम। अब ये हमारे पास क्या है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। और आगे टारगेट यूजर या डोमेन क्या है, फॉर फार्मर्स। तो ये हमारे पास एक टाइटल के अंदर 3 चीजें हैं, एक तो ये कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी या मेथड कौन सा है, दूसरा ये कि फंक्शनैलिटी कौन सी है, और तीसरे पे जो उसकी टारगेट डोमेन या जो उसके यूजर्स हैं वो आ जाएंगे, जो ऑडियंस है उसकी या जो स्टेक होल्डर्स हैं। ये 3 चीजें जो है ना हमने इंक्लूड करवानी है। अब अगर आपने जो यूनिवर्सिटी ने जो हमें भेजा ना टेम्पलेट, अगर आप उसमें भी देखो ना तो उन्होंने भी तकरीबन यही फॉर्मेट जो है ना वो उन्होंने यूज किया है। उन्होंने लिखा है AI पावर्ड। अब AI पावर्ड से क्या हमें पता चल गया कि टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, AI की। फिर उसके बाद आगे फंक्शनैलिटी क्या है, कोर्स रिकमेंडेशन सिस्टम है। अब इन्होंने आगे जो है ना वो फार वाला पार्ट कोई नहीं लिखा, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट जो है ना ये 2 चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए कि फंक्शनैलिटी क्या है आपकी, और साथ में जो है ना आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो। और फार वाला पार्ट है जो जो आपकी टारगेट यूजर या जो डोमेन है ये ऑप्शनल है, इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे वो अगर वो लिख देते ना फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या फिर जो है ना फॉर स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा और टाइटल जो है वो अच्छा हो जाना था। अब जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल में वो लिखा हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, यानी ये हमारे पास जो है ना वो एंड्रॉइड पे भी काम करेगा, iOS पे भी काम करेगा, हो सकता है वेब पे भी काम करे और डेस्कटॉप पे भी। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना हमारी ऐप जो है वो रन कर सकती है। ई लर्निंग ऐप, ई लर्निंग ऐप से हमारी क्या मुराद है, जो फंक्शनैलिटी है हमारी 2 चीजें आ गई। फॉर कोडिंग बूट कैंप्स। अब बूट कैंप्स वैसे ये मिलिट्री की टर्म है, जो हमारे नए रिक्रूट होते हैं उनको वो ट्रेनिंग देने के लिए जो एक कैंप लगाते हैं उसको बूट कैंप बोलते हैं। तो कोडिंग बूट कैंप से क्या मुराद होगी कि जो नए नए लोग कोडिंग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा, और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा। तो टेक्नोलॉजी भी है, मेथड भी है, फंक्शनैलिटी भी है, और टारगेट यूजर भी है। अब आप चाहो ना तो ये जो आर्डर है ना कि लाजमी नहीं कि पहले आप टेक्नोलॉजी ही लिखो, आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है डिफरेंट हो, कि टेक्नोलॉजी बाद में आ जाए, फंक्शनैलिटी पहले आ जाए, टारगेट यूजर जो है हो सकता है वो पहले आ जाए। तो जैसे अब ये है, यहाँ पे हमारे पास है चैट बोर्ड। अब चैट बोर्ड हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शनैलिटी है। अब चैट बोर्ड जो है हमारे पास फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन FAQs, तो ये हमारे पास क्या है, ये टारगेट यूजर या टारगेट डोमेन है। अब ऊपर जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये क्या था, ये यूजर, ये भी क्या था, ये भी था यूजर था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये डोमेन है एक, कि यूनिवर्सिटी के FAQs के लिए जो है ना, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एडमिशन के टाइम के लिए, उसके लिए हमने एक चैट बोट बनाना है। तो फंक्शनैलिटी और डोमेन हमारे पास आ गई। यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमारे पास क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई। आई होप सो आपको टाइटल बनाने के से रिलेटेड जो है वो सारी
जो कंफ्यूजन्स हैं या फिर जो भी मिसकंसेप्शंस हैं या जो मसले परेशानियां थी वो सारे दूर हो गए। अब चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। सबसे पहले तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे पूरे प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो है ना एक ब्रीफ समरी होगी। अब इस ब्रीफ समरी जो है ना ये हमारे पास कितनी होगी, ये 150 से 250 वर्ड्स की जो है हमारे पास एक समरी होगी जो कि फॉर्मल और कंसाइज टोन के अंदर होगी और हमारे ये प्रोजेक्ट के प्रपोजल के जो है ना बिल्कुल शुरू में होगी। ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि हम इसको बिल्कुल शुरू में क्यों रखेंगे। समरी तो अमूमन हम एंड पे लिखते हैं, लिखेंगे हम एंड पे, यानी पहले हम अपना प्रपोजल पूरा बनाएंगे। प्रपोजल पूरा बनाने के बाद जब प्रपोजल हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद इसको लिखेंगे। लेकिन इसको प्लेस हम कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल शुरू में प्लेस करेंगे। शुरू में हम क्यों प्लेस करेंगे, ताकि जो बंदा हमारा प्रपोजल देख रहा है उसे अगर उसके पास टाइम नहीं है कि वो पूरा प्रपोजल पढ़े तो वो सिर्फ इस शुरू में एब्स्ट्रैक्ट को जो हमें गिवन होगा ना उसको पढ़े। अब वो जो बंदा पढ़ने वाला है वो रिव्यूअर हो सकता है। अमूमन आप अपने फेलोज को देते हो कि एक दफा मेरा जो प्रपोजल है वो तो देखो क्या वो अच्छा प्रपोजल है, या फिर आपका सुपरवाइजर हो सकता है या फिर जो इवेल्युएटर आपका एग्जामिनर आएगा वाइवा लेने वो हो सकता है। तो वो आपका अमूमन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ता है प्रपोजल में से, और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उसको पता चल जाता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम जो है जिसको आप जो है वो डिस्कस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आपके पास क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो और आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना उसे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल जाती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के आपका स्कोप प्रोजेक्ट का, गोल्स क्या है और आउटकम्स क्या है, ये उसको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े बगैर उसको सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। और ये आप समझ लो कि ये आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक किस्म फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर ये यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लिख लिया है, हो सकता है आगे डॉक्यूमेंट में आपने इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर प्रपोजल आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपने अच्छा लिख लिया ना तो फिर आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ जाएगा। फिर उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर, कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो ये कि प्रॉब्लम समरी होगी, यानी कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी नीड जो आपके प्रोजेक्ट का जिस बारे में आइडिया है, जिस आप बेसिकली इसको करना क्यों चाह रहे हो, तो जो प्रॉब्लम समरी है सबसे पहले आप वो डिस्कस करोगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड व्हाई इट मैटर्स। ये दो चीजें होंगी कि क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों मैटर करती है। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रपोज्ड सॉल्यूशन। अब प्रपोज्ड सॉल्यूशन में जो भी आपने प्रॉब्लम डिस्कस की है और वो मैटर क्यों करती है, उसके बाद आपने उसका जो सॉल्यूशन है ना आपने वो प्रपोज करना है कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद ये है कि मेथोडोलॉजी। अब जो आपने वो सॉल्यूशन दिया है वो किस मेथोडोलॉजी, किस प्लेटफॉर्म को, कौन से जो है ना वो टेक्नोलॉजीज को यूज करके, कौन से टूल्स को यूज करके आप उसको सॉल्व करोगे, आप ये बताओगे। और सॉल्व करने पे आपके पास कौन से आउटकम्स निकल के आएंगे उसके। ये चार चीजें जो है ना आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पे जो है ना, अब इसका नाम ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जो डिटेल्स होती है ना वो हिडन होती है। तो इसमें आपने जो टेक्निकल जार्गन्स हैं या फिर जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको आपने ज्यादा नहीं लेके आना। बहुत थोड़ी सी डिटेल हो, माइनर सी, बहुत ज्यादा अगर डिटेल होगी तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा आपका। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो ऊपर हमने वो तीन जो हमने टाइटल्स देखे थे उसमें से जो हमारा मशीन लर्निंग वाला था, मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। अब इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम की समरी देखेंगे। तो प्रॉब्लम की समरी हमारी क्या है, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू एड्रेस चैलेंज ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्लांट डिजीजेज इन एग्रीकल्चर, कि जो भी एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट डिजीजेज आती है ना उनकी अर्ली डिटेक्शन का जो चैलेंज है उसको ये एड्रेस करेगा प्रोजेक्ट। और अब ये मैटर क्यों करता है, पहले तो ये होगा ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अब ये मैटर क्यों करता है, विच ऑफन लीड्स टू रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड एंड इकोनॉमिक लॉसेस फॉर फार्मर्स। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर हमारे पास जो प्लांट डिजीजेज है ना उनको टैकल ना किया जाए तो हमारे पास जो क्रॉप यील्ड है, जो पैदावार है वो कम होगी, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। ये हमारे पास क्या होगी, हमारी ये प्रॉब्लम समरी हो गई हमारी यहाँ तक। अब उसके बाद था हमारा proposed solution. The proposed solution is a mobile application powered by machine learning algorithms that can identify plant diseases through image processing. Farmers will capture images of affected crops and system will classify disease and provide treatment suggestions. अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे ये proposed solution है, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके बारे में। अब कौन सी मेथोडोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे नेक्स्ट वो आ जाएगा। The methodology involves training convolutional
न्यूरल नेटवर्क्स, अब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से क्या मुराद होगा कि जो भी मीडिया बेस्ड हमारे पास मॉडल लर्निंग होती है ना, कि इमेजेस के ऊपर या फिर वीडियोस के ऊपर जो मशीन लर्निंग होगी वो CNN होगी। ऑन अ लेबल्ड डाटा सेट जो है वो लेबल्ड होगा, अनलेबल्ड नहीं होगा, यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग आप इसको बोल सकते हो। ऑफ प्लांट डिजीज इमेजेस डिप्लॉइंग मॉडल ऑन एंड्रॉइड यूजिंग टेंसरफ्लो लाइट। अब ऑन डिवाइस जो हमारे पास ट्रेनिंग होती है ना, वो टेंसरफ्लो लाइट के जरिए होती है। तो ये टेक्नोलॉजी उसको बताई है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। अब उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? द एक्सपेक्टेड आउटकम इज एन इजी टू यूज offline capable mobile tool that supports farmer in making timely and informed decision, thereby improving productivity and crop yield। तो चार चीजें जो है ना हमने वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड करना होती है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि पहले आप पूरा प्रपोजल बनाओ। पूरा प्रपोजल बनाने के बाद जो है ना आप वो लिख लो। अब अगर तो आपको ये एब्स्ट्रैक्ट का और टाइटल की समझ आ गया तो आपको यहीं पे जो है ना वो एंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं तो आप ये जो मजीद दो एग्जांपल्स हैं वो भी हम करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल थी हमारे पास वो थी क्रॉस प्लेटफॉर्म ई लर्निंग ऐप फॉर कोडिंग बूट कैंप्स। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम की समरी देंगे। द increasing demand for online and flexible coding education calls for effective learning platforms tailored to boot camp style delivery। अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बन रही है ना ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल कोडिंग एजुकेशन के लिए, तो ये हमारे पास क्या थी, एक जो है ना वो ट्रेंड था, मॉडर्न रेलिवेंस आ गई हमारे पास। उस रेलिवेंस और यहाँ पे जो मॉडर्न ट्रेंड है हमारे पास करंट मार्केट का, उसको फॉलो करते हुए हमें एक चीज जो है उसकी कॉल मिलती है कि हम एक ऐसा ई लर्निंग इफेक्टिव ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएं जो बूट कैंप स्टाइल के अंदर जो है ना वो डिलीवरी दे एजुकेशन की। अब बूट कैंप स्टाइल मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आर्मी आर्मी की एक टर्म है, मिलिट्री टर्म है, जिसका मतलब होता है कि जो नए रिक्रूट होते हैं उनको सिखाना। आगे ये प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रपोज क्या करता है। अब ये तो हमारे पास होगी प्रॉब्लम समरी जिसके लिए हम जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब जो है ना हम सोल्यूशन क्या दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दिस प्रोजेक्ट प्रपोजेस डेवलपमेंट ऑफ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ई लर्निंग एप्लीकेशन डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर कोडिंग बूट कैंप्स। अब ये तो हमने ये बता दिया कि हमारे प्रोजेक्ट हो जो है ना वो किस बारे में है। फिर उसके आगे ये कि उसके अंदर होगा क्या क्या, कोर्स मैनेजमेंट होगी, कोड एडिटर्स होंगे, क्विज़ेस होंगी, प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगी विद क्लीन यूआई एंड ऑफलाइन सपोर्ट। अब हमने जो सॉल्यूशन है अपना वो प्रपोज कर दिया, दो चीजें हमने बता दी। अब तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, फ्लटर को यूज कर रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्योंकि हम ऐप बना रहे हैं तो हम फ्लटर को यूज कर रहे हैं। और बैक एंड सर्विसेज के लिए हम फायरबेस को यूज कर रहे हैं। और ऐप जो है उसके अंदर रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन होगी। अब क्योंकि फायरबेस के अंदर हमारे पास रियल टाइम डाटाबेस मौजूद है तो उसमें कौन सी सिंक्रोनाइजेशन भी आ गई, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी होगी और सिक्योर डाटा हैंडलिंग भी होगी, क्योंकि फायरबेस गूगल की एक सर्विस है तो काफी ज्यादा सिक्योर भी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज स्केलेबल एंड इंटरेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट दैट इनहेंसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इन कोडिंग। तो ये हमारे पास उसके जो है ना एक्सपेक्टेड आउटकम है कि हमारे पास एक स्केलेबल सिस्टम होगा और इंटरेक्टिव इंटरेक्शन भी होगी यूजर की जिसके साथ लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर। और इस इंटरेक्शन की वजह से स्टूडेंट्स के बीच में जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज होगी और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोडिंग प्रोग्राम्स के अंदर अच्छी होगी। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल में भी हमारे पास वो जो चैट बोर्ड वाली एग्जांपल थी कि यूनिवर्सिटी के एफएक्यूज के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके हमने जो है एक चैट बोर्ड बनाना है। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना सबसे पहले तो ये कि प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं अमूमन वो एडमिशन के टाइम के ऊपर जो है ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ती है। कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें अगर यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड चाहिए तो स्टूडेंट ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर्स। अब ये हमारा हो गया प्रॉब्लम होगी हमारी। अब उसका सोल्यूशन क्या है, टू एड्रेस दिस issue this project proposes a chatbot powered by natural language processing to handle admission related FAQs. The chatbot will be integrated into university's website and mobile application and trained using intents and entities from real admission queries। अब ये यूजिंग इंटेंट्स एंड एंटिटीज क्या है, अगर आपने कोई चैटबॉट ट्रेन किया फिर तो आपको पता होगा उसमें हमारे पास एक इंटेंट की फाइल बनती है जिसमें हमारे पास जो है ना वो जेसन के फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो क्वेश्चंस भी होते हैं और उसके जितने भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो भी सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जो हमारा मॉडल ट्रेन होता है वो उसमें से रन टाइम पे देख लेता है कि जो यूजर ने क्वेरी दी है वो किससे मैच कर रही है और उसको वो रिटर्न करवा देता है।
आगे टूल हम कौन से यूज कर रहे हैं, डायलॉग फ्लो को या फिर रासा को यूज करेंगे एनएलपी की इंटीग्रेशन के लिए। और फायरबेस को जो है ना हम एज बैकएंड यूज करेंगे, जहां पे हमारे पास जो उसके इंटेंट्स या क्वेरीज जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होंगे, और डायलॉग फ्लो और रासा को यूज करके हम उसको ट्रेन करेंगे। अब इसमें आउटकम क्या है? द एंटिसिपेटेड आउटकम इज एन इंटेलिजेंट 24/7 कन्वर्सेशनल असिस्टेंट दैट रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड एंड improves एप्लीकेशन एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट रिलायबल रिस्पॉन्सेज। तो हमने इसमें भी क्या किया है, चार चीजें इंक्लूड की हैं। तो जब भी आपने प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल बनाने के बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और उसमें ये चार चीजें जो है ना आपने इंक्लूड करवानी है। आई होप सो आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।